इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कार्य क्या है, इसका वर्क फंक्शन? रासायनिक ऊर्जा जो होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा? विद्युत ऊर्जा में, ये ध्यान रखना। यानी हम लोग इसमें देखे थे कि रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगा? विद्युत ऊर्जा में। डेफिनेशन तो कल हम लोग देख लिए थे ना, इसके मैकेनिज्म पार्ट को देख रहे थे, यानी ये काम कैसे करता है ये देख रहे थे। इसमें हम लोग जो है क्या बनाए थे, पहले एक फिगर ड्रॉ हुआ था, एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें क्या भरा हुआ है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इस सभी में वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इस पात्र में भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा। अब इसमें एक धातु की छड़ लगाइए। एक धातु की छड़ इसमें लगा लो। अब दोनों धातु के छड़ को अब ये धातु की छड़ जो है मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा जिंक है। जिंक स्ट्रिप कहो या जिंक रॉड कहो, तो जिंक जो धातु है यह जिस विलयन में डूबा होगा इसका नाम क्या होगा? 1M ZnSO4 विलयन। तो ZnSO4 विलयन से हमें क्या मिलेगा? Zn2+ आयन। और इसमें आप क्या किए हुए हैं, ये किसकी छड़ है? कॉपर की। हाँ, कल वाला का ही है जो एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। अब यहां पर जो है इसमें क्या आएगा? Cu2। क्या? इससे कोई दिक्कत नहीं, ये आप इंडिकेट करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर फिगर ड्रॉ हम किए हुए थे इसीलिए हम रफली बना रहे हैं, ऐसे कल तो फिगर थोड़ा ठीक ठाक बना था ना। इसको साल्ट ब्रिज मान लो। हाँ, इसी को लवण सेतु कहेंगे। दोनों में क्या है, विलयन किस रूप में है? लवण के रूप में है। दोनों विलयन को ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? लवण सेतु। सेतु मतलब क्या होता है? ब्रिज हुआ, दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें है क्या? इसमें हम लोग दो तरह के पदार्थों को भरे हुए हैं, यानी जिलेटिन प्लस, एक है आपका KNO3 या NH4NO3, और यहां पर आप इसके जगह पर KCl भी दे सकते हैं। लेकिन KCl के अगर आप यूज यहाँ पे करेंगे तो इसके पीछे कुछ कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। अब जैसे यहाँ पर सिल्वर के हो गए या टाइटेनियम हो गया या इस तरह के जो भी इलेक्ट्रोड है धातु का, अगर वो आप लेंगे तो
तो यहाँ पर KCl जो टर्म है ये यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ संयोग करके प्रिसिपिटेट बना देगा, अवक्षेप बना देगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि साल्ट ब्रिज का केवल काम क्या है? विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। यानी कि दोनों विलयन में, दोनों जो पात्र हमने लिया है, दोनों पात्र में इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रलिटी है इसको केवल मेंटेन करने का ये कार्य करेगा। क्लियर? चलिए, तो अब इस वाले टर्म को हम लोग कह क्या रहे थे? अगर विलयन विलयन, अगर इसका नाम क्यों पड़ा? दो तरह के अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज कर रहे हैं एज ए मिक्सचर। तो जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा तो जो विलयन बनाता है उसी को अगर विलयन पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं, अगर। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या कहलाएगा? लवण सेतु, यानी साल्ट ब्रिज। जिलेटिन एक तरल पदार्थ है, जेल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? जब पढ़ाएंगे कौन जो है जैव अणु चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का जब क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें टर्म आएगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। इसी को हम लोग जो है ओवरऑल 3 फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। बात समझ में आ रही है? तो खैर आप इस टर्म को पहले समझिए, हम लोग जिस टॉपिक पे हैं उसकी बात करते हैं। अब दोनों को इलेक्ट्रोड को जोड़ दीजिए। इस इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करो और यहां स्विच लगा दो। यहां पर वोल्ट मीटर लगा लो। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डायरेक्शन बताओ। एनोड से कैथोड। अब ये हमारा कैसा टर्मिनल? नेगेटिव। ये कैसा टर्मिनल? पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल का नाम क्या था? एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम क्या था? कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वह एनोड टू कैथोड है और करंट का मूवमेंट कैथोड टू एनोड है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की दिशा होती है एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ दिस। एनोड से कैथोड। अच्छा, अब क्वेश्चन देगा कि विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का कार्य है, तो सीधा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या करेगा? विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। आयनों की गतिशीलता जो है कहां से जाएगा? आयन का जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा? इस ट्यूब के माध्यम से होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा? एक्सटर्नल वायर से होगा। यानी बाह्य परिपथ से जो आप वायर को कनेक्ट किए हैं, इस वायर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और यहाँ पर जो एक विलयन से दूसरे विलयन में आप ये क्या लगाए हैं? यू शेप ट्यूब जो कनेक्ट किए हैं, इसी का नाम क्या होगा? साल्ट ब्रिज होगा। साल्ट ब्रिज का कार्य क्या है? साल्ट ब्रिज का अगर वर्क फंक्शन देखा जाए तो यह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आयनों का स्थानांतरण करता। यानी आयन का जो मूवमेंट होगा वह किसके माध्यम से हो रहा है? लवण सेतु के माध्यम से हो रहा। अब एक चीज सुनो ध्यान, ये क्या है हमारा? ये स्विच है। एनोड पर हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन।
ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? जब कोई धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, यानी ठोस धातु जो है अगर विलयन में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब आप वहां पर कंफ्यूज कर जाएंगे इस लॉजिक पर, जब दोनों विलयन में ही हो। सिंपली आप ऐसे समझो, किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी तो अवकरण। ये हमेशा ध्यान रखना, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले इसके रिएक्शन को देख लेते हैं, इसके बाद आपके लैंग्वेज को लिखाएंगे, उसके बाद आपको जो कहेंगे वो लिख लेना। देखो ध्यान से, जैसे ही हम इसके स्विच को, सर्किट को ऑन किए, अब जैसे ही इसका सर्किट ऑन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का जैसे ही मूवमेंट होगा तो यहां पर जो है इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव है। और इस पर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब इसके थिकनेस में धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इसका जो थिकनेस है वो डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब सेल रिएक्शन देख लो। जिंक पर क्या हो रहा है? पेज चेंज कर दे क्या? जिंक पर हो क्या रहा है? Zn किस फॉर्म में था रे? सॉलिड में। किस में गया है? विलयन में गया है। तो विलयन में गया है मतलब आयन में टूटा होगा ना। अब जब आयन में टूटा होगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? AQ। थोड़ा इसको और बढ़िया से लिख दीजिए, AQ। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया होगा? ये हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये कहां पर हो रहा है? एट एनोड। बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, यहां पर Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट होगा? कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्योंकि जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, तो जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करके यह किस फॉर्म में आ जाएगा? अब देखो ध्यान से, इस पर जमा हो रहा है कॉपर, इस पर लिबरेट हो रहा है, इस पर जमा हो रहा है। कहां से टूट करके आ रहा होगा? जिंक रॉड से टूट करके आयन में डिकम्पोज होकर के आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर जो है Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu सॉलिड। इसका क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिडक्शन। और ये कहां पर हो रहा है? एट कैथोड। अब एक चीज सुनो ध्यान से, बैटरी में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। अगर दोनों को हम अलग अलग लिखें तो ये अर्ध सेल अभिक्रिया होगा, आधा सेल आधा। अगर हम यहाँ पर किसी एक पात्र की बात करें, अगर हम एक कंटेनर की ही केवल बात करें या केवल आप बी की बात करें, यहाँ पर 1 मोल क्या है? CuSO4 है। अगर आप किसी भी एक कंटेनर की बात करें तो यहां पर ये क्या होगा? ये भी अर्ध सेल विभव है और यह भी अर्ध सेल विभव है। बात समझ में आ रही है? अब एक अर्ध सेल विभव हमारा कहला रहा है ऑक्सीकरण विभव, दूसरा अर्ध सेल विभव कहला रहा है अवकरण विभव। अब ऑक्सीकरण विभव ये क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अब ये अवकरण विभव क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल अगर हम इस दोनों को अलग अलग लिखना चाहें,
ये क्या हो जाएगा, हाफ सेल रिएक्शन, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया होगा, अर्ध सेल अभिक्रिया। दोनों को मिला तो ये हो जाएगा सेल अभिक्रिया। क्या है, Zn किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, प्लस Cu2 प्लस ये एक्वस फॉर्म में है, यहां से दे देगा Zn2 प्लस, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये Cu हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। अब ये जो नेट रिएक्शन आप देख पा रहे हैं इसी को कहेंगे सेल रिएक्शन। और ये जो सेल रिएक्शन है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिल गया तो यही क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया। अब ये जो रिएक्शन है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझो ध्यान से। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Zn हमारा किस फॉर्म में है, Cu किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में है, विद्युत अपघट्ट विलयन के रूप में रहेगा, एक्वस फॉर्म में है। अब यहां पर ये आया कहां से होगा, तो ये आया होगा CuSO4 से। समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये एक्वस मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। यहां से Zn कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 का जो है ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 मीडियम एक्वस प्लस, यहां से ये क्या होगा, Zn Cu ना, Cu किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। अब इसका सेल रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये तो हमने सेल रिएक्शन लिख दिया, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों में जो जो हो रहा था वो हम शो कर दिए। अब अगर इसी का सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो, यानी कि अगर हम सेलों का निरूपण करें तो कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से। ओवरऑल हमेशा आपको ध्यान रखना है, विद्युत रासायनिक सेल में बाईं तरफ हम लोग किसको लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं, दाईं तरफ किसको लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं। अब आप एक चीज देखना, दोनों विलयन में, दोनों बर्तन में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहले पात्र में एक धातु है उसका विलयन है, दूसरे पात्र में दूसरा धातु है उसका अपना विलयन है। बात समझ में आ रही है। तो जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो धातु और उसके विलयन को सिंगल स्लैश से हम लोग सेपरेट करेंगे, और दोनों विलयन को हम लोग डबल स्लैश से सेपरेट करेंगे। क्लियर। अब कैसे करेंगे देखिए, टॉपिक क्या दे दें, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। विद्युत रासायनिक सेल देखिए ध्यान से, क्या है, Zn चेंजेस टू क्या है, Zn2 प्लस धातु और विलयन, ये किस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। डबल स्लैश क्या हो जाएगा, Cu है ना, Cu2 प्लस किस फॉर्म में, एक्वस, Cu सॉलिड। ये क्या है, ये क्या है,
तो वास्तव में अगर आप देखें तो इसमें हो क्या रहा है, एनोड जो है किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और इस पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। इसलिए बुक में देखिए देखेंगे जो है यहां पर टर्म ये यूज करता है लोन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड होगा और एन का मतलब हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आई? लोन का मतलब क्या होगा, यहां पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जो ऑक्सीडेशन होगा वो टर्मिनल क्या होगा, एनोड होगा, और एनोड बाय नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव ना है, देखो ध्यान से। एनोड यहां पर किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड जो एनोड है, तो एनोड पर क्या कौन सी जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। अब एनोड जो है यहां पे नेचर इसका कैसा है, कैसा नेचर, नेगेटिव, ऋणात्मक। ये याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में जब अंतर लिखने बोला जाएगा तो ये यूज होगा। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो होगा ये क्या होगा, इसमें दो अर्ध सेल हम लोग यूज कर रहे हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अवकरण विभव। लैंग्वेज नहीं लिखाए थे ना, टॉपिक लिख करके डैश दीजिएगा, विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि लिख करके तो डैश दिए होते, फिगर बना लिए थे ना, लिखिए। हाँ, जहां से आप फिगर ड्रॉ किए थे उसके आगे लिखिए। टॉपिक क्या था, विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। लिखिए, इस सेल में टॉपिक कल क्या लिखा था तुम, हाँ, डायग्राम जो आप बनाए थे उसके नीचे। अरे ये फिगर ड्रॉ हो चुका है, इसके बाद आप लैंग्वेज लिखिए जो लिखा रहे हैं, उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन आएगा। हाँ, लिखिए, सेल में दो पात्र, सेल में दो पात्र, सेल में दो पात्र ए और बी ए और बी को लेकर जिंक की छड़ एवं कॉपर की छड़ को उसके विलयन में डुबो दी जाती है, डुबो दी जाती है। पात्र में उपस्थित दोनों विलयन, कौन सा विलयन, वैद्युत अपघट्ट, पात्र में उपस्थित दोनों विलयन को यू आकार की एक नली से, यू आकार की एक नली से क्या करते हैं, जोड़कर, सीधा लिखिए, यू आकार की एक नली से जोड़ दी जाती है, यू आकार की एक नली से
जोड़ दी जाती है। अब ये क्या है, जिसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। जिसे लवण सेतु कहा जाता है। अब लवण सेतु है क्या वास्तव में, देखो ध्यान से, यह यू आकार की एक नली है जिसमें जिलेटिन के साथ KCl और KNO3 और NH4NO3 का तरल पदार्थ भर दिया जाता है, जिसका मुख्य कार्य विलयन में आयनों का स्थानांतरण कर विद्युत उदासीनता बनाए रखना होता है। क्लियर? अब यहां तक क्लियर है? अच्छा ठीक। जब परिपथ में स्विच को दबाई जाती है तो जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवकरण की क्रिया होती है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्नवत है। चलो पहले लैंग्वेज नोट कर लो, इसके बाद जो है पात्र में प्लस एंट्री मतलब प्रेजेंट होता है, यानी उपस्थित। कहां से? अरे लिखने तो दो सबको। पात्र में उपस्थित दोनों विलयन को यू आकार की एक नली से जोड़ दी जाती है, जिसे क्या कहेंगे? लवण सेतु। जिसे
लवण सेतु कहा जाता है। अब लवण सेतु है क्या? तो लवण सेतु जो है यह दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स का एक यू शेप ट्यूब है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? विलयन में आयनों का स्थानांतरण करना। यानी विलयन में आयन जो है इसका जो स्थानांतरण करेगा, किसके लिए करेगा, क्यों करेगा? तो इसका मेन काम है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। यहां तक लिख लिए? हाँ, निम्नवत है, ये नो है। क्या था? हो गया। रासायनिक अभिक्रिया निम्नवत है। आगे बढ़े। देखो सेल रिएक्शन इसका क्या है, देखिए ध्यान से। एनोड पर क्या होगा? जिंक टूटेगा, किसमें टूटेगा? विलयन में टूटेगा, आयन में। और फिर कॉपर जो है आयन किसमें निक्षेपित हो जाएगा? कॉपर के रूप में। यहां तक आप पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को लिखेंगे, इसमें कुछ लैंग्वेज देना है, उसके बाद फिर टर्म लिखेंगे। यहां से नोट करो। हाँ, एक्यू का मतलब एक्वस होता है, यानी उसका हिंदी होगा जलीय विलयन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके फिजिकल स्टेट को हम लोग जो है शो करते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सब टर्म्स वहां पे आएगा। सेल रिएक्शन है। हाँ,
Rx⁴ होगा। अरे एक सेल में दो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं होती है ना, बस उसी को आपको लिखना। एस मतलब सॉलिड, ठोस अवस्था में। और जब उसी को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे किस में, आयन में, वो हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, यानी जलीय अवस्था में। आगे इसमें चलेंगे। अब जैसे आगे लिखाएंगे ऑक्सीकरण विभव क्या है, अवकरण विभव क्या है। ऑक्सीकरण विभव इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जिस पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो ऑक्सीकरण विभव, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अवकरण विभव हुआ। पहले आप यहां तक आइए ना। हो गया, चलो आगे तक आगे बढ़े। आगे आपको ये टॉपिक लिखकर डैश देनी है। यहां तक लिखा नहीं, ये टॉपिक लिखकर डैश दो। अरे टॉपिक लिखकर डैश देने बोल रहे हैं, बाकी तो क्या कर रहा, तो हो गया। देखो ध्यान से, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण करते समय आपको कुछ टर्म फॉलो करना होगा। क्लियर? तो लिखिए, अब एक लाइन पहले इसमें लैंग्वेज लिखो, इसके बाद फिर इसके टर्म्स को लिखेंगे। लिखिए, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण निम्नांकित तरीके से किया जाता है। निरूपण निम्नांकित तरीके से किया जाता है। नंबर 1, क्या करेंगे, सेल का निरूपण करते समय एनोड को किस साइड, एनोड को बाईं तरफ, हाँ, एवं कैथोड को किस साइड, एनोड बायां है, एनोड लेफ्ट साइड में है, तो कैथोड किस साइड होगा, राइट साइड में होगा। सेल का निरूपण करते समय एनोड को बाईं तरफ एवं कैथोड को दाईं तरफ लिखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, सेल में धातु एवं उसके विलयन को एक उदग्र रेखा, धातु एवं उसके विलयन को एक उदग्र रेखा द्वारा एवं दोनों विलयन को क्या करेंगे, दो उदग्र रेखा, एक उदग्र रेखा मतलब ये रहा, दो उदग्र रेखा का मतलब दो उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर? यहां ध्यान दो, देखो धातु और उसके विलयन को क्या कर रहे हैं, सिंगल स्लैश से सेपरेट कर रहे हैं। अरे एक सेल में क्या क्या हो रही थी, एक एनोड टर्मिनल पर अभिक्रियाएं हो रही थी और एक कैथोड टर्मिनल पर। तो जो एनोड टर्मिनल पर अभिक्रियाएं हो रही है तो उसमें क्या क्या हो रहा है, एक धातु है और इसका एक क्या है, विलयन है। तो धातु और उसके विलयन को सिंगल स्लैश अलग कर रहा है और दोनों विलयन को कौन स्लैश अलग करेगा, डबल स्लैश। अब डबल स्लैश जो है हमेशा ध्यान रखना है, यही लवन सेतु को दर्शाता है। आगे लिख देते हैं, सेल में धातु एवं इसके विलयन को एक उदग्र रेखा द्वारा एवं दोनों विलयन को क्या करते हैं, दो उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। विलयन को दो उदग्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, यदि सेल में धातु और विलयन, यदि सेल में, ऐसा लिखिए, यदि सेल में इलेक्ट्रोड और विलयन और क्या होगा, विद्युत अपघट्ट पदार्थ, विद्युत अपघट्ट दोनों एक ही प्रावस्था में हो, या कोई इलेक्ट्रोड या कोई इलेक्ट्रोड किस फेज में, गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो तो इसका सेल निरूपण करते समय अक्रिय धातु प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है।
किया जाता है। इसके बारे में आगे बताएंगे, जस्ट इसके एक दो टॉपिक के बाद आएगा। अब ये टॉपिक आ गया इसलिए लिखा दिए। चलो पहले इसको नोट कीजिए। हाँ और नीचे करते हैं, देखिए। हाँ ये बाद में, पहले लैंग्वेज वाला टर्म फॉलो कीजिए, तीसरा तक, थर्ड तक पूरा लैंग्वेज क्लियर है टोटल। तब तो आप बहुत ज्यादा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। लिखिए, इसको नोट कीजिए। हाँ अब देखिए, अच्छा पहले इसको लिखो तब कुछ चर्चा इस पर करेंगे। इस पर दोनों टाइप का न्यूमेरिकल आता है। टाइम हो गया? टाइम को पढ़ रही है या टॉपिक को पढ़ रही है? बताओ। टाइम और टॉपिक दोनों ना। अब कौन सा क्लास, इंग्लिश का, फिजिक्स? पता नहीं अब क्या रूटीन है, देख लेंगे। पढ़ना तो दोनों है। आज से आपकी केमिस्ट्री की क्लास आपके चैनल पर अवेलेबल रहेगी। हाँ कौन सा चैनल का आ रहा है तुम्हारा? जो एक्सेस मिला है कौन चैनल का मिला है? साइंस साम्राज्य के एप्लीकेशन पर रहेगी। नहीं नहीं, आज फाइनली ये रिकॉर्ड हो चुका है। इससे पहले तक का जो अभी भी देखा जाए तो ये वाला से जो अब रिकॉर्डिंग होगा तो काफी समस्या आती है।